Hello everyone, I am Himanshu Bharti and you are watching Still Studying YouTube channel. Today we are going to learn class 7 science chapter 11 transportation in animals, and this is part 2. So let's start. So what are we going to learn today? We are going to learn about heartbeat, mechanism of circulation, excretion, transportation in plants. So let's start. What is heartbeat? The rhythmic contraction and relaxation of heart muscles that produce a specific sound of lub dub is called heartbeat. तो heartbeat क्या होता है? heartbeat एक rhythmic मतलब कि अल्टरनेट कह सकते हो, मतलब हमेशा होते रहता है, मतलब लगातार कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सन, मतलब सिकुड़ना और फैलना हार्ट के मसल का, जिससे कि एक साउंड प्रोड्यूस हो लब डब का, और उसी को हार्ट बीट कहा जाता है। द एवरेज हार्ट बीट ऑफ एन एडल्ट पर्सन, मतलब कि एक एडल्ट पर्सन का जो हार्ट बीट होता है वो 72 से 80 बीट्स पर मिनट का होता है। एट रेस्टिंग, मतलब रेस्ट पोजीशन पे, वो कुछ भी अगर काम वगैरह नहीं कर रहे हैं तो उनका उतना हार्ट बीट रहेगा। बट द नंबर इंक्रीजेज ड्यूरिंग एंड आफ्टर अ फिजिकल एक्सरसाइज, लेकिन ये जो नंबर है वो बढ़ जाता है अगर कोई फिजिकल या फिर रनिंग वगैरह ऐसे कोई एक्सरसाइज यूज कर रहे हैं कोई भी आदमी, कोई भी पर्सन, तो उनका हार्ट बीट बढ़ जाएगा। और व्हेन अ पर्सन इज़ एक्साइटेड, तो जब कोई भी पर्सन एक्साइटेड हो तो भी उसका हार्ट बीट बढ़ जाएगा। ड्यूरिंग फास्ट बीटिंग, जब हमारा हार्ट ज़्यादा स्पीड में बीट करेगा, द ब्लड इज़ पम्प्ड मोर रैपिडली, तो जो अंदर ब्लड होगा वो जल्दी जल्दी पंप होगा टू दी ऑर्गन्स टू सप्लाई मोर ऑक्सीजन, तो ज़्यादा ऑक्सीजन के लिए जल्दी जल्दी ब्लड सर्कुलेट करेगा, जल्दी जल्दी ब्लड सप्लाई होगा सारे ब्लड के सारे बॉडी सेल्स में। इट हेल्प्स इन रैपिड रेस्पिरेशन एंड टू प्रोसेस मोर एनर्जी, तो प्रोड्यूस, तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए, या फिर जब रेस्पिरेशन का प्रोसेस जल्दी करना होता है तब ऐसा होता है। द हार्ट बीट इज़ इक्वल टू द नंबर ऑफ पल्स इन अ मिनट, तो जो हार्ट बीट होता है वो बराबर होता है जो पल्स 1 मिनट में होते हैं वैसे ही। अब है स्टेथोस्कोप क्या होता है? आला भी कहते हैं उसको, आला, डॉक्टर वगैरह यूज़ करते हैं उसको, मतलब ज़्यादातर डॉक्टर्स यूज़ करते हैं, आजकल तो जल्दी दिखता नहीं है लेकिन बहुत ही ज़्यादा यूज़ होता है डॉक्टर्स के माध्यम से। क्यों होता है अब देखिए। दी हार्ट बीट कैन बी हर्ड बाई एन इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड स्टेथोस्कोप, तो एक इंस्ट्रूमेंट होता है स्टेथोस्कोप जिससे हम हार्ट बीट को आसानी से फील कर सकते हैं, सुन सकते हैं। इट इज़ यूज बाई डॉक्टर टू एम्पलीफाई द साउंड ऑफ हार्ट, तो ये डॉक्टर्स के द्वारा यूज़ होता है हार्ट के साउंड को सुनने के लिए। इट कंसिस्ट ऑफ अ चेस्ट पीस, उसमें एक चेस्ट पीस होता है, डेट कैरीज अ सेंसिटिव डायफ्राम, तो जो चेस्ट पीस होता है वो डायफ्राम के पास रखा जाता है जिससे कि आवाज़ सुनाई दे, और उसमें 2 एयर पीस होते हैं और एक ट्यूब होता है जो कि दोनों हिस्सों को जोड़ता है। डॉक्टर गेट नो अबाउट द कंडीशन ऑफ हार्ट बाई लिसनिंग द साउंड थ्रू स्टेथोस्कोप, तो स्टेथोस्कोप के साउंड से डॉक्टर्स को पता चलता है कि हार्ट का कंडीशन कैसा है। यू कैन प्रिपेयर अ मॉडल ऑफ स्टेथोस्कोप बाई योर सेल्फ, आप स्टेथोस्कोप का मॉडल खुद से बना सकते हैं। टेक अ स्मॉल फनल ऑफ 6 to 7 सेंटीमीटर, तो आपको एक छोटा सा फनल लेना है 6 से 7 सेंटीमीटर का इन डायमीटर, मतलब डायमीटर में, एंड फिक्स अ रबर ट्यूब, एक आपको रबर ट्यूब फिक्स करना है टाइटली ऑन द स्टेम ऑफ द फनल, फनल के स्टेम पे। स्ट्रेच अ रबर सीट, एक रबर सीट स्ट्रेच करना है, खींचना है आपको ऑन द माउथ ऑफ द फनल, फनल के माउथ पे। फिक्स इट टाइटली विद द हेल्प ऑफ रबर बैंड, उसको रबर बैंड के हेल्प से बहुत ही ज़्यादा टाइटली उसको फिक्स कर देना है। पुट दी ओपन एंड, जो उसका ओपन एंड है उसको अपने कानों में लगाना है। नाउ प्लेस दी माउथ ऑफ द फनल ऑन योर चेस्ट, तो जो अब फनल था उसको अपने चेस्ट के माउथ, मतलब चेस्ट पे रखना है, और आपको सुनाई देगा आपका हार्ट जो पंप कर रहा है, ध्यान से सुनने पे सुनाई देगा। दिस साउंड्स आर हार्ट बीट, ये जो साउंड आपको सुनाई दे रहा है वो आपका हार्ट बीट है।
काउंट दी नंबर ऑफ बीट्स इन अ मिनट। तो आपको अपने बीट्स को काउंट करना है, 1 मिनट में कितने बार वो हार्ट बीट धब लब धब का साउंड प्रोड्यूस कर रहा है। अब है मैकेनिज्म ऑफ सर्कुलेशन। सर्कुलेशन का मैकेनिज्म क्या होता है, कैसे होता है। द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ टू आर्टेरिया is immediately followed by the contraction of two ventricles which leads to continuous flow of blood in human body। तो जो एट्रिया होता है उसका जो कंट्रैक्शन होता है, यानी कि जब वो सिकुड़ता है तो इमिडिएटली फॉलोड बाय कंट्रैक्शन ऑफ टू वेंट्रिकल्स। तो जो दो वेंट्रिकल्स होते हैं उनमें भी सेम ही कॉन्ट्रैक्शन का मूवमेंट होता है, जिससे कि एक कंटिन्यूअस ब्लड फ्लो करने लगता है हमारे पूरे बॉडी सेल्स में, बॉडी में। उसके बाद फिर सेल्स में ऑक्सीजन जाता है। द मैकेनिज्म ऑफ सर्कुलेशन कैन बी समराइज्ड एज फ्लोज। तो ये जो सर्कुलेशन का जो मैकेनिज्म है उसको हम इस माध्यम से समझ सकते हैं। The blood passes through the capillaries of the lungs and mix with oxygen। तो जो ब्लड होता है वो कैपिलरीज के थ्रू लंग्स में प्रवेश करता है और वहाँ से ऑक्सीजन मिक्स कर लेता है। The oxygenated blood is then carried from the lungs to the left artericle by 4 pulmonary veins। तो ये जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है जिसमें ऑक्सीजन अभी अभी भरा है, तो वो अब लंग्स के बाहर निकलेगा लेफ्ट आर्ट्रियम से, जो पल्मोनरी वेन से 4 उन्हीं के थ्रू। द लेफ्ट आर्ट्रियम कॉन्ट्रैक्ट्स। जो लेफ्ट आर्ट्रियम है वो कॉन्ट्रैक्ट होगा एंड ऑक्सीजनेटेड ब्लड इज पुश्ड। तो उसके उसमें कंट्रैक्शन होने से जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो बाहर की तरफ पुश किया जाएगा लेफ्ट वेंट्रिकल से। दी लेफ्ट वेंट्रिकल पंप्स द ब्लड इनटू द बिगेस्ट ब्लड वेसल्स। तो जो लेफ्ट वेंट्रिकल है वो ब्लड को ढकेलेगा, पंप करेगा बड़े वेसल में ऑफ द बॉडी कॉल्ड ऑर्ट्रा। तो जो ऑर्ट्रा है उसमें ब्लड को अब पंप किया जाएगा। इट डिस्ट्रीब्यूट्स ऑक्सीजन रिच ब्लड टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। तो फिर वहाँ से जो ऑक्सीजन है ब्लड में, मतलब जिसमें ज़्यादा ऑक्सीजन है जिस ब्लड में, उसको अब डिवाइड कर दिया जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा बॉडी के अलग अलग पार्ट्स की ओर। द ऑक्सीजनेटेड ब्लड इज़ डिस्ट्रीब्यूटेड टू ऑल द ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी थ्रू कैपिलरीज। तो अब कैपिलरीज के माध्यम से ये जो ब्लड है वो हमारे सारे ऑर्गन्स तक, बॉडी ऑर्गन्स तक पहुँच जाएगा। द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम वेरियस ऑर्गन्स। मतलब अब हमारे शरीर से अलग अलग पार्ट से जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो आएगा। डीऑक्सीजनेटेड इंटर्स फ्रॉम द कैपिलरीज से इंटर करेगा वेन्स में, देन टू राइट आर्ट्रियम। फिर वेन्स में इंटर करने के बाद वो राइट आर्ट्रियम में इंटर करेगा। द राइट आर्ट्रियम कॉन्ट्रैक्ट्स एंड पुशेस द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इनटू राइट वेंट्रिकल। अब जो राइट आर्ट्रियम सिकुड़ जाएगा फिर से और पंप करेगा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को राइट वेंट्रिकल्स में थ्रू ओपन वाल्व। जो वाल्व है उसी के थ्रू वो पुश कर देगा। राइट वेंट्रिकल्स पंप्स द इम्प्योर ब्लड इनटू पल्मोनरी आर्टरीज। तो जो राइट वेंट्रिकल है वो पंप करेगा इम्प्योर जो ब्लड है उसको पल्मोनरी आर्टरीज में, डेट कैरी टू दी राइट एंड लेफ्ट लंग्स फॉर प्योरीफिकेशन। तो वहाँ से जो ब्लड है वो पल्मोनरी आर्टरीज वो कैरी करेंगे लंग्स की ओर प्योरीफिकेशन के लिए। दी CO2 इज़ रिलीज्ड एज अ वेस्ट प्रोडक्ट। तो वहाँ से CO2 रिलीज होगा वेस्ट प्रोडक्ट की तौर पे फ्रॉम द लंग्स की ओर से। एंड अगेन द ब्लड ऑब्जॉर्ब्स ऑक्सीजन एंड बिकम्स ऑक्सीजनेटेड। और उसके बाद फिर से ब्लड ऑक्सीजन को ऑब्जॉर्व करेगा और फिर से वो ऑक्सीजनेटेड बन जाएगा। फिर से ये प्रोसेस रिपीट होने लगेगा। द वॉल्व्स प्रेजेंट ऑन दी बोथ साइड ऑफ द हार्ट के दोनों ओर जो वॉल्व्स प्रेजेंट हैं रेगुलेट द ब्लड फ्लो फ्रॉम वन चैम्बर टू अनदर। तो उन्हीं से ब्लड का जो फ्लो है
वो कंट्रोल में आता है। मान लीजिए कि अगर खून ऊपर की ओर जा रहा है और अचानक से किसी कारण से वो नीचे आने लगे तो वॉल्व उसे रोक देगा और कंट्रोल कर लेगा। तो इसलिए वॉल्व्स होते हैं हार्ट के अंदर। दिस साइकिल कीप्स ऑन सर्कुलेटिंग कंटिन्यूसली डे एंड नाइट इवन वी स्लीप। हम जब सोते हैं तब भी ये प्रोसेस, ये साइकिल रिपीट होते रहता है। द इंग्लिश फिजिशियन, जो इंग्लिश फिजिशियन हैं विलियम हार्वी, एडी 75-78 टू 1657। तो ये जो विलियम हार्वी हैं इनका जन्म हुआ था 7578 में, एडी 7578 में, और 1657 में इनकी डेथ हो गई थी। डिस्कवर द सर्कुलेशन ऑफ ब्लड, इन्होंने ही सर्कुलेशन ऑफ ब्लड को डिस्कवर किया था। द करेंट ओपिनियन इन दोज डेज वॉज डेट ब्लड ऑक्सीलेट्स इन वेसल्स ऑफ द बॉडी। तो उस टाइम पे एक ओपिनियन था जो था कि जो ब्लड है वो ऑक्सीलेट करता है हमारे बॉडी के वेसल्स में। फॉर हिज व्यूज़, उन्होंने देखने के लिए, हार्वी वॉज रेडिक्यूल्ड एंड वॉज कॉल्ड सर्कुलेटर। तो वहाँ पे हार्वी को रेडिक्यूल्ड कर दिया गया और उन्हें सर्कुलेटर कहा जाने लगा। ही लोस्ट मोस्ट हिज पेशेंट, वो अपने ज़्यादातर पेशेंट्स को लॉस्ट कर देते थे। हाउएवर बिफोर ही डाइड, अपने मृत्यु के पहले, हार्वीज आइडिया अबाउट सर्कुलेशन वॉज जनरली एक्सेप्टेड एज अ बायोलॉजिकल फैक्ट। तो हार्वी के डेथ के पहले, मृत्यु के पहले, उनका ये जो सर्कुलेशन का जो आइडिया था वो एक्सेप्ट कर लिया गया बायोलॉजिकल फैक्ट के तौर पे। सर्कुलेशन इन स्पॉन्ज एंड हाइड्रा, तो स्पॉन्ज और हाइड्रा जो होते हैं सिंपल एनिमल्स होते हैं जिनमें सर्कुलेटरी सिस्टम नहीं होता है, तो उनमें ये सर्कुलेशन का प्रोसेस कैसे होता है चलिए पढ़ते हैं। दे लिव इन वाटर एंड देयर फॉर दी फूड एंड ऑक्सीजन इंटर इनटू देयर ब्लड अलॉन्ग विथ वाटर। तो ये जो हाइड्रा और स्पॉन्ज हैं वो पानी में रहते हैं और इसीलिए इनका जो खाना है और ऑक्सीजन है वो पानी के माध्यम से इनके सारे शरीर में प्रवेश करता है। दी वाटर ऑल्सो कैरीज CO2 एंड अदर वेस्ट मटेरियल अवे फ्रॉम द बॉडी एज इट मूव्स आउट ऑफ देयर बॉडी। तो जो वाटर होता है उसमें CO2 भी होता है और कुछ वेस्ट मटेरियल्स भी होते हैं जो कि बॉडी से बाहर निकाला जाता है। अब एक्सक्रीशन का प्रोसेस कैसे होता है एनिमल्स में या फिर ह्यूमंस में। द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ वेस्ट मटेरियल्स प्रोड्यूस्ड इन सेल ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिजम्स इज कॉल्ड एक्सक्रीशन। तो एक्सक्रीशन क्या होता है? एक्सक्रीशन प्रोसेस होता है वेस्ट रिमूवल का, वेस्ट मटेरियल्स का रिमूवल का प्रोसेस होता है सेल्स से जो प्रोड्यूस हुए होते हैं। When our body uses food, water and air, it produces some by-product or unwanted substances. तो जब हमारा बॉडी फूड यूज़ करता है, वाटर यूज़ करता है, एयर यूज़ करता है, तो उसमें से कुछ बाई प्रोडक्ट भी प्रोड्यूस होते हैं या फिर अनवांटेड सब्सटेंसेस। दीज आर कॉल्ड वेस्ट मटेरियल्स। तो इन्हीं को वेस्ट मटेरियल्स कहा जाता है। दीज वेस्ट मटेरियल्स आर टॉक्सिक। ये जो वेस्ट मटेरियल्स होते हैं वो टॉक्सिक होते हैं या फिर पॉइजनस होते हैं एंड केजेस हार्म टू द बॉडी, और हमारे बॉडी को हार्म कर सकते हैं। दिस पॉइजनस सब्सटेंसेस इफ गेट मिक्सड विथ ब्लड blood may become fatal and may cause the death of an organism। तो ये जो पॉइजनस सब्सटेंसेस हैं अगर ब्लड के साथ मिल जाते हैं तो उससे जो फैटल हो जाएगा, मतलब हमारा शरीर में ऐसे चीज़ें होने लगेंगी जिससे कि वो ऑर्गेनिज्म हमारे शरीर में नहीं, किसी भी ऑर्गेनिज्म के साथ अगर ऐसा होता है तो वो ऑर्गेनिज्म मर जाएगा। Therefore the waste material must be removed from the body so that a person may stay healthy। तो जो वेस्ट मटेरियल है वो हमारे शरीर से इसे रिमूव बहुत ज़रूरी है, रिमूव करना, ताकि वो जो पर्सन है वो हेल्दी रहे, मतलब हम हेल्दी रहें, कहने का मतलब हम या फिर कोई भी ऑर्गेनिज्म हेल्दी रहे। These waste material produced after various functions of the body cells include CO2, यूरिया, स्वेट etc। तो ये वेस्ट मटेरियल है आफ्टर, मतलब बहुत सारे फंक्शंस के बाद हमारे बॉडी सेल्स से निकलता है, जिसमें इंक्लूड होते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, यूरिया, स्वेट एट्सेट्रा। दीज
waste materials are removed from the body. Different organs different organs of the body like lungs, CO2, kidney, यूरिया एंड स्वीट ग्लैंड स्वेट। तो ये जो रिमूवल है, जो मटेरियल्स हैं वो रिमूव होते हैं हमारे बॉडी के अलग अलग ऑर्गन से। जैसे लंग से CO2 निकलता है, किडनी से यूरिया निकलता है और स्वेट ग्लैंड से स्वेट निकलता है। These parts or organs of the body that are involved in the process of excretion are called excretory system। तो ये जो पार्ट्स हैं, ऑर्गन्स हैं हमारे बॉडी में जो इन्वॉल्व हैं इस प्रोसेस के लिए, उनको एक्सक्रेटरी सिस्टम कहा जाता है। एक्सक्रेटरी सिस्टम इन ह्यूमंस। तो ह्यूमंस में एक्सक्रेटरी सिस्टम कैसे होता है, बड़ा डिफिकल्ट सा वर्ड है। यूरिया इज़ द मेजर वेस्ट प्रोडक्ट रिलीज्ड इन आवर बॉडी। तो जो यूरिया है वो मेजर वेस्ट प्रोडक्ट होता है जो हमारे बॉडी से निकलता है। इट इज़ प्रोड्यूस्ड एज अ वेस्ट प्रोडक्ट ऑफ डिकम्पोजिशन ऑफ अनयूज्ड फूड प्रोटीन्स इन लीवर। तो ये यूरिया जो होता है वो एक वेस्ट प्रोडक्ट होता है जो कि अनयूज फूड प्रोटीन है, लीवर्स में से निकलता है ये। इट इज़ अ पॉइजनस सब्सटेंस। ये पॉइजनस होता है विच मस्ट बी रिमूव फ्रॉम द बॉडी। ये बॉडी से रिमूव्ड हो जाना चाहिए, बहुत ज़रूरी है रिमूव करना। यूरिया फ्रॉम ब्लड इज़ रिमूव्ड बाय किडनी। तो जो ब्लड में यूरिया होता है उसको निकाला जाता है किडनी के द्वारा। देयरफॉर द किडनी इज़ द मेन एक्सक्रेटरी सिस्टम ऑर्गन इन आवर बॉडी। तो इसलिए जो किडनी है वो मेन एक्सक्रेटरी सिस्टम है हमारे बॉडी में, excretory organ है। The urea and other unwanted salt when dissolving in water form a yellowish liquid called urine। तो ये जो यूरिया है और कुछ अदर अनवांटेड सॉल्ट्स हैं जब पानी के साथ डिजॉल्व होते हैं तो एक येलोविश लिक्विड वेस्ट बनता है जिसको यूरिन कहा जाता है। इट कंसिस्ट ऑफ 2.5% यूरिया। इसमें 2.5% यूरिया होता है, 2.5 अदर वेस्ट सॉल्ट होते हैं और 95% वाटर होता है। एन एडल्ट ह्यूमन बीइंग नॉर्मली पासेस आउट 1.8 लीटर ऑफ यूरिन पर डे। तो जो नॉर्मल ह्यूमन बीइंग होता है, मतलब अडल्ट जो होते हैं, वो 1 लीटर या फिर 1.8 लीटर यूरिन पर डे निकालते हैं। दीज एक्सक्रेटरी सिस्टम कलेक्ट द यूरिन एंड रिमूव इट। तो ये जो एक्सक्रेटरी सिस्टम होता है वो यूरिन को कलेक्ट करता है और उसको रिमूव कर देता है। द एक्सक्रेटरी सिस्टम ऑफ ह्यूमन बीइंग कंसिस्ट ऑफ 2 किडनी। ये जो सिस्टम है एक्सक्रेटरी सिस्टम, इसमें ह्यूमन बीइंग में 2 किडनी होते हैं, 2 यूरेटर्स होते हैं एंड अ ब्लैडर एंड अ यूरेथ्रा। तो ये सारी चीज़ें होती हैं ह्यूमन बीइंग में एज एक्सक्रेटरी सिस्टम। किडनी क्या होता है? दीज आर कॉल्ड मैजिक फिल्टर्स। जो किडनी होते हैं उनको मैजिक फिल्टर्स कहा जाता है। किडनी आर बीन शेप्ड। जो किडनी होता है वो बीन के शेप में होता है। बीन शेप ऑर्गन प्रेजेंट एट द बैक ऑफ आवर बॉडी। हमारे बॉडी के पिछले भाग में होता है ये। जस्ट बी अबव द वेस्ट के जस्ट अबव यानी ऊपर। इट इज़ अ ब्रिक रेड कलर्ड। जो ब्रिक होता है, जो ईंट होता है, उसी तरीके का रेड कलर्ड होता है। अबाउट 4 इंचेस, 4 इंच का होता है, 4 इंच लंबा। इट इज़ रिचली सप्लाइड विथ ब्लड वेसल्स। ये ब्लड वेसल्स के साथ सप्लाई किया जाता है इसमें। किडनी कैन फिल्टर अनवांटेड सब्सटेंसेस फ्रॉम द ब्लड। तो जो ब्लड होता है उसमें से ये किडनी अनवांटेड सब्सटेंसेस को फिल्टर कर सकता है। ईच किडनी कंसिस्ट ऑफ 1000 ऑफ टाइनी फिल्टर्स। तो एक किडनी में 1000 ऑफ फिल्टर्स होते हैं, टाइनी फिल्टर्स, उनको कहा जाता है नेफ्रॉन्स। व्हेन द ब्लड कंटेनिंग यूरिया। तो जब यूरिया मतलब यूरिया वाले ब्लड एंड अदर वेस्ट सॉल्ट पास थ्रू दी नेफ्रॉन्स। तो जब नेफ्रॉन्स के पास से गुजरते हैं ये ब्लड में, ऐसे ब्लड जिनमें यूरिया और कुछ सॉल्ट हैं, वेस्ट सॉल्ट, तो जब पास करते हैं नेफ्रॉन्स के पास से गुजरते हैं, इट फिल्टर्स द ब्लड एंड रिमूव्स यूरिया एंड सॉल्ट एंड यूरिन आर लेफ्ट इन किडनी।
तो ये फिल्टर कर देता है ब्लड को और रिमूव कर देता है यूरिया और सॉल्ट को, और यूरिन बच जाता है किडनी में। द यूरिन थॉस फॉर्म्ड ईच ऑफ द किडनी इज देन पास थ्रू द यूरेटर। तो उसके बाद जो यूरिन होता है वो फॉर्म होता है, फॉर्म्ड ईच बाय द किडनी, मतलब दोनों किडनी से यूरिन बनता है और उसको भेज दिया जाता है यूरेटर में। अ ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर कंटेनिंग द किडनी ऑफ द टू द ब्लैडर। तो ब्लैडर के और किडनी को जोड़ने वाला एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर को यूरेटर कहा जाता है। टू यूरिनरी ब्लैडर, तो यूरेटर से यूरिनरी ब्लैडर में भेज दिया जाता है यूरिन को। द यूरिन इज स्टोर्ड इन द यूरिनरी ब्लैडर, तो यूरिनरी ब्लैडर में इसको स्टोर किया जाता है फॉर सम टाइम, कुछ देर के लिए, एंड एट रेगुलर इंटरवल, कुछ समय के बाद उसको रिमूव कर दिया जाता है ओपनिंग से एट द एंड ऑफ ट्यूब कॉल्ड यूरेथ्रा। तो यूरेथ्रा जो एंड होता है इस ओपनिंग में, मतलब ओपनिंग का जो एंड होता है वहाँ से इसको निकाल दिया जाता है। द प्रोसेस ऑफ इजेशन ऑफ यूरिन इज कॉल्ड मिक्टुरेशन। तो ये जो प्रोसेस होता है यूरिन को निकालने का उसको मिक्टुरेशन कहा जाता है। अब द ओपनिंग ऑफ यूरिनरी ब्लैडर इज कंट्रोल्ड बाय द रिंग ऑफ मसल कॉल्ड ब्लैडर स्फिंक्टर। तो एक रिंग लाइक स्ट्रक्चर होता है, मसल होता है, वो कहाँ पे होता है, वो यूरिनरी ब्लैडर को कंट्रोल करने के लिए होता है ओपनिंग के पास। तो उसका काम होता है कंट्रोल करना यूरिनरी ब्लैडर को, और उसको कहा जाता है स्प्रिंकलर। व्हेन द ब्लैडर बिकम्स फुल, जब ब्लैडर फुल हो जाता है, द यूरिन विथ यूरिन से जब फुल हो जाता है ब्लैडर, दिस ब्लैडर स्फिंक्टर, तो ये जो स्फिंक्टर है ब्लैडर स्फिंक्टर वो ओपन हो जाता है एंड अलाउज द यूरिन टू फ्लो आउट, तो उसमें से यूरिन बाहर आ जाता है। अब कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है, वो भी तो वेस्ट प्रोडक्ट होता है ना, लंग्स से निकलता है वेस्ट प्रोडक्ट, वो भी होता है। इट इज़ प्रोड्यूस एज अ वेस्ट प्रोडक्ट इन आवर बॉडी सेल्स, वो हमारे बॉडी सेल्स से निकलता है कार्बन डाइऑक्साइड। ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन के प्रोसेस के दौरान, द फूड इज ब्रोकन डाउन ड्यूरिंग रेस्पिरेशन में फूड को ब्रोक डाउन किया जाता है टू रिलीज एनर्जी बनाने के लिए, एनर्जी रिलीज करने के लिए, एंड रिलीजेस CO2 एज अ बाई प्रोडक्ट, तो बाई प्रोडक्ट के तौर पे CO2 निकलता है। दिस CO2 इज रिमूव्ड फ्रॉम आवर बॉडी, हमारे बॉडी से CO2 को निकाला जाता है लंग्स के माध्यम से एक्सलेशन के प्रोसेस के दौरान। देयरफॉर लंग्स ऑल्सो एक्ट एज द एक्सक्रेटरी सिस्टम, इसीलिए लंग्स भी एक्सक्रेटरी सिस्टम के तरह एक्ट करते हैं। फॉर रिमूविंग दी वेस्ट प्रोडक्ट को रिमूव करने के लिए, CO2 फ्रॉम बॉडी से CO2 रिमूव करने के लिए। स्वेट, इट इज़ अ लिक्विड वेस्ट ऑफ द बॉडी डेट इज प्रोड्यूस्ड बाई स्वेट ग्लैंड। तो स्वेट क्या होता है, स्वेट होता है पसीना जो कि स्वेट ग्लैंड से निकलता है, हमारे बॉडी से निकलता है, जो स्किन्स में स्वेट ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं उधर से ये स्वेट निकलता है। स्वेट कंटेन्स वाटर, स्वेट में पानी होता है। सम अनवांटेड सॉल्ट, इसमें कुछ अनवांटेड सॉल्ट होता है, यूरिया होता है इन अ वेरी स्मॉल अमाउंट। तो यूरिया होता है कम मात्रा में, सॉल्ट कम मात्रा में होता है, पानी ज़्यादा मात्रा में होता है। तो ड्यूरिंग हॉट समर, गर्मी के टाइम पे, गर्मी के मौसम में, वी स्वेट अलॉट, हमारे शरीर से बहुत ही ज़्यादा पसीना निकलता है। दिस गेट्स इवोपोरेटेड फ्रॉम आवर बॉडी, ये हमारे बॉडी से इवोपोरेट हो जाता है। दिस हेल्प्स टू प्रोवाइड द कूलिंग इफेक्ट ऑफ द बॉडी टू द बॉडी। तो इससे क्या होता है कि इससे हमारे बॉडी में कूलिंग इफेक्ट होता है, जिससे हमें थोड़ा सा ठंडा सा महसूस होता है, मतलब उतना गर्मी नहीं महसूस होता। द टू मेजर फंक्शंस ऑफ स्वेट आर एज फ्लोज, तो यहाँ पे दो फंक्शन दिए हुए हैं स्वेट का। इट हेल्प्स टू रिमूव एक्सेस वाटर, सॉल्ट एंड यूरिया फ्रॉम द बॉडी, तो ये हेल्प करता है रिमूव करने में वाटर, सॉल्ट एंड यूरिया को हमारे बॉडी से। इट हेल्प टू कीप आवर बॉडी कूल, ये हमारे बॉडी को कूल रखने में मदद करता है गर्मियों के टाइम पे। वैसे तो लगता नहीं है कि कूल है हम, लेकिन करता है ये थोड़ा बहुत। अब डायलिसिस क्या होता है, द नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ द किडनी इज नेसेसरी फॉर गुड हेल्थ ऑफ अ पर्सन। तो जो किडनी है उसका जो फंक्शनिंग है वो नॉर्मल होना चाहिए, जिससे कि जो पर्सन है, कोई भी पर्सन, उसका हेल्थ अच्छा रहे। बट समटाइम्स द किडनी में स्टॉप वर्किंग ड्यू टू इन्फेक्शन और इंजरी, तो कभी कभी क्या होता है किसी इंजरी या फिर इन्फेक्शन के कारण किडनी अपना काम करना रोक देता है।
दिस कंडीशन ऑफ किडनी इज कॉल्ड किडनी फेलियर। तो ये जो कंडीशन होता है किडनी का उसको किडनी फेलियर कहा जाता है। विच में लेड टू अकम्प्लेशन, तो इससे जो यूरिया है उसमें अकम्प्लेशन हो जाएगा। इन ब्लड ऑफ अ पर्सन, उसमें ब्लड में जो यूरिया है वो रिमूव नहीं होगा। सिंस यूरिया इज अ टॉक्सिक सब्सटेंस, जो यूरिया है वो टॉक्सिक सब्सटेंस होने के कारण सब्सटेंस विच मस्ट बी रिमूव फ्रॉम द बॉडी, सॉरी ब्लड, तो ब्लड से इसको रिमूव करना बहुत ही ज़रूरी होता है। सच पर्सन हैविंग किडनी फेलियर, तो जिसका किडनी फेल हो जाता है, कैन नॉट सर्वाइव अनलेस हिज ब्लड इज फिल्टर्ड पीरियडिकली थ्रू आर्टिफिशियल किडनी मशीन टू रिमूव द यूरिया। तो वो पर्सन ज़्यादा दिन तक सर्वाइव नहीं कर पाता, लेकिन अगर हम चाहें तो कुछ दिन तक सर्वाइव कर सकता है आर्टिफिशियल किडनी या फिर किडनी मशीन के द्वारा, जिससे यूरिया रिमूव होगा। The process used for cleaning the blood of a person by separating the waste product urea from it is called dialysis। तो ये जो प्रोसेस है रिमूव करने का बाय आर्टिफिशियल किडनी, उसी को कहा जाता है डायलिसिस। दिस मशीन रिमूव्स यूरिया एंड अदर वेस्ट प्रोडक्ट पीरियोडिकली। तो ये जो मशीन है वो यूरिया को रिमूव करता है या फिर वेस्ट को रिमूव करता है पीरियोडिकली। Cleaning the blood of a person by separating the waste product urea, it is called dialysis। तो फिर से रिपीट हो गया शायद, हाँ ये रिपीट हो गया। The long term solution for patient suffering from kidney failure is kidney transplantation। तो ज़्यादा समय तक अगर कोई पेशेंट सर्वाइव कर लेता है किडनी फेलियर पे, वैसे ज़्यादा दिन तक तो कोई सर्वाइव कर नहीं पाएगा, तो उस ज़्यादा दिन तक सर्वाइव जो करता है उसको कहा जाता है किडनी ट्रांसप्लांटेशन। इन दिस मेथड, इस मेथड में मतलब ज़्यादा दिन तक सर्वाइव कराने के मेथड में दी डिजीज और डैमेज किडनी, तो जो डैमेज या फिर मतलब डिजीज किडनी है उसको रिमूव कर दिया जाएगा। एंड दी मैचिंग किडनी इज़ डोनेटेड बाय अ हेल्दी पर्सन, और उसके बाद किसी हेल्दी पर्सन के द्वारा किडनी डोनेट कर दिया जाएगा उस पेशेंट को। दी डोनेटेड किडनी इज ट्रांसप्लांटेड इन इट्स प्लेस बाय फॉर्मिंग सर्जरी के माध्यम से। तो जो डोनेटेड किडनी है उसको फिट कर दिया जाएगा पेशेंट के किडनी वाले प्लेस पे। अब एक्सक्रीशन एनिमल्स में कैसे होता है, लाइक ह्यूमंस की तरह एनिमल्स ऑल्सो एक्सक्रीट वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम देयर बॉडी। एनिमल्स भी एक्सक्रीट करते हैं वेस्ट प्रोडक्ट्स को अपने बॉडी से। दी वे इन विच वेस्ट मटेरियल्स आर रिमूव्ड फ्रॉम दी बॉडी, तो जो तरीका होता है, जो वे होता है वेस्ट प्रोडक्ट को, वेस्ट मटेरियल को निकालने का बॉडी से, एनिमल्स डिपेंड अपॉन एबिलिटी ऑफ वाटर। तो वाटर के एबिलिटी पे एनिमल्स ये प्रोसेस, ये तरीका करने के लिए डिपेंड होते हैं। फिशेस आर दी एक्वेटिक एनिमल्स, जो फिशेस होती हैं वो एक्वेटिक एनिमल्स होती हैं। डेट एक्सक्रीट अमोनिया, जो अमोनिया को एक्सक्रीट करती हैं एज वेस्ट प्रोडक्ट। दिस अमोनिया इज एक्सक्रीटेड इन दी गैसियस फॉर्म, ये गैसियस फॉर्म में एक्सक्रीट किया जाता है मछलियों के द्वारा, जो कि पानी में डिजॉल्व हो जाता है कुछ देर बाद, डायरेक्टली डिजॉल्व हो जाता है। द लैंड एनिमल्स लाइक लिजार्ड, बर्ड्स, स्नेक्स, इटिस, जो ज़मीन पे रहते हैं, भूमि पे रहते हैं, जो उड़ते हैं, जैसे बर्ड्स, लिजार्ड्स, स्नेक्स, ये सब उनमें कम पानी होता है, पानी का एबिलिटी कम होता है। दिस एनिमल्स एक्सक्रीट दिस एनिमल एक्सक्रीट दिस वेस्ट मटेरियल इन द फॉर्म ऑफ यूरिक एसिड प्लेट्स। तो ये जो एनिमल्स होते हैं वो यूरिक एसिड प्लेट के फॉर्म में अपना मटेरियल, वेस्ट मटेरियल एक्सक्रीट करते हैं। दीज आर वाइट कलर्ड, इनका जो एक्सक्रीट जो होता है वो वाइट कलर में होता है और सेमी सॉलिड होता है। एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट ऑफ सेवरल लैंड एनिमल्स, तो ज़्यादातर जो एनिमल्स होते हैं लैंड एनिमल्स, उनका ऐसा ही होता है एक्सक्रीट प्रोडक्ट। यूरिया इज एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट ऑफ एनिमल लाइक ह्यूमन, काऊ, गॉट, etc। तो जो यूरिया होता है वो ह्यूमन लाइक जो एनिमल्स होते हैं ह्यूमन के जैसे, जैसे काऊ, गॉट एट्सेट्रा, तो उनमें से यूरिया निकलता है एज एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट।
एंड इज एलिमिनेटेड एज यूरिन, तो यूरिन के तौर पे इसको एलिमिनेट कर दिया जाता है। अमीबा, पैरामेकियम, एटीसी आर दी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। तो अमीबा हो गया, पैरामेकियम मेसियम हो गया, तो ये दोनों जो ऑर्गेनिज्म होते हैं या फिर और भी जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वन सेल वाले, एक सेल वाले, जिनका बॉडी एक ही सेल से बना होता है, तो उनमें कैसे होता होगा एक्सक्रीशन का प्रोसेस। एंड देयर एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स आर रिमूव्ड बाय डिफ्यूजन फ्रॉम द बॉडी, तो इनके बॉडी से एक डिफ्यूजन होता है जिससे ये जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है वो रिमूव होता है इनटू द सराउंडिंग वाटर, उनके आसपास का जो वाटर होता है उसमें एक्सक्रीट कर दिया जाता है। ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंसेस इन प्लांट, तो प्लांट्स में कैसे ट्रांसपोर्टेशन होता है वो अब पढ़ना है। Plants take up water and dissolved minerals from soil through their roots and transport it to their leaves, तो जो plants होते हैं वो पानी को लेते हैं, जो कि पानी में जो मिनरल्स होते हैं डिजॉल्व, उनको भी लेते हैं सॉइल से अपने रूट्स के हेल्प से, और उसको लीव्स तक ट्रांसपोर्ट करते हैं। द लीव्स यूज़ दिस वाटर, तो ये जो वाटर होता है और जो मिनरल होता है वो यूज़ करते हैं लीव्स सिंथेसिस के लिए, फोटोसिंथेसिस के लिए, देयर फूड बाय प्रोसेस कॉल्ड, मतलब फूड बनाने के लिए। दी फूड प्रोड्यूस्ड बाय ग्रीन प्लांट्स, तो जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं उनमें जो फूड प्रोड्यूस होता है उसको फिर से ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है उनके प्लांट बॉडी के अलग अलग पार्ट्स में। देयरफॉर इट इज़ क्लियर दैट प्लांट्स ऑल्सो नीड अ ट्रांसपोर्ट सिस्टम फॉर कैरिंग वाटर, तो इससे ये साबित होता है कि जो प्लांट्स होते हैं उनमें भी ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता है, उनको भी ट्रांसपोर्ट सिस्टम की ज़रूरत होती है वाटर कैरी करने के लिए, फूड कैरी करने के लिए, मिनरल्स कैरी करने के लिए अलग अलग पार्ट्स में बॉडी के। ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स, जो मिनरल्स होते हैं, वाटर होते हैं, उनको ट्रांसपोर्ट कैसे किया जाता है प्लांट्स में। प्लांट रूट ऑब्जॉर्व द वाटर एंड मिनरल फ्रॉम सॉइल, तो जो प्लांट जो रूट्स होते हैं प्लांट के, वो मिट्टी से पानी और मिनरल्स को ऑब्जर्व करते हैं। दी रूट्स पोजेज रूट हेयर, जो रूट्स होते हैं उनमें रूट हेयर होता है, विच इंक्रीज दी सरफेस एरिया, जो सरफेस एरिया को इंक्रीज कर देता है जिससे कि ज़्यादा ऑब्जॉर्प्शन होता है वाटर और मिनरल का। तो जैसे हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में विली होता है, ठीक वैसे ही इनमें भी रूट हेयर होता है ज़्यादा ऑब्जॉर्प्शन के लिए। इट इज़ मूव्ड फ्रॉम रूट्स अप टू द स्टेम एंड लीव्स थ्रो ट्यूब लाइक टिश्यू कॉल्ड जाइलम, तो इनके अंदर जाइलम होता है, जैसे हमारे अंदर वेंस और आर्टरी होते हैं वैसे इनके अंदर जाइलम होते हैं, जिससे ये ट्रांसपोर्ट करते हैं। एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है इनके अंदर भी, जिससे ये अपना खाना ट्रांसपोर्ट करते हैं या फिर जो भी चीज़ें होती हैं वो ट्रांसपोर्ट करते हैं। अब्जॉर्प्शन एंड फ्लो ऑफ वाटर इज कंटिन्यूअस प्रोसेस थ्रू द एक्साइलम टिश्यू, तो जो अब्जॉर्प्शन का प्रोसेस होता है और पानी फ्लो करने का, पानी इधर से उधर मूव कराने का, ट्रांसपोर्ट कराने का प्लांट्स में, वो एक्साइलम टिश्यू के थ्रू होता है। एक्साइलम टिश्यूज आर कंटिन्यूअस नेटवर्क ऑफ चैनल्स विच कनेक्ट द रूट्स टू द लीव्स थ्रू स्टेम ब्रांच एंड ब्रांचेस, तो जो एक्साइलम होता है वो कंटिन्यूअस नेटवर्क होता है जो कनेक्ट करता है रूट्स को लीव्स में स्टेम्स के थ्रू या फिर ब्रांचेस के थ्रू। इट थर्स ट्रांसपोर्ट वाटर एंड मिनरल्स टू द लीव्स ऑफ द इंटायर प्लांट, तो इसीलिए जो वाटर और पानी होता है वो ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है प्लांट के अलग अलग पार्ट्स में इसी के माध्यम से। अब है ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड मटेरियल, तो फूड मटेरियल कैसे ट्रांसपोर्ट होता है। दी फूड मैन्युफैक्चर्ड इन लीफ is transported to different part of the plant, तो जो फूड मैन्युफैक्चर होता है, जो फूड बनता है लीव्स में, उसको ट्रांसपोर्ट किया जाता है प्लांट के अलग अलग पार्ट्स में। दिस ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड मटेरियल, ये जो ट्रांसपोर्टेशन है फूड मटेरियल का फ्रॉम लीव्स टू अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट इज कैरिड आउट बाय टिश्यू कॉल्ड फिलियम, तो ये फिलियम जो एक टिश्यू होता है उससे ये फूड का जो मटेरियल होता है वो ट्रांसपोर्ट किया जाता है और उस टिश्यू को कहा जाता है फोलियम, फिलियम, हाँ सही है, फिलियम। एंड द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड मटेरियल इज कॉल्ड ट्रांसलोकेशन, तो ये जो प्रोसेस होता है फूड मटेरियल को ट्रांसपोर्ट करने का उसको ट्रांसलोकेशन कहा जाता है।
दी फेलियम कंसिस्ट ऑफ वेसल्स, जो फेलियम होता है उसमें वेसल्स होते हैं। डेट आर नोन एज सेवी ट्यूब्स, उनको सेवी ट्यूब्स कहा जाता है। द एक्साइलम एंड फेलियम टिश्यू टुगेदर फॉर्म दी वेस्कुलर बंडल्स और कंडक्टिंग टिश्यू। तो ये जो जाइलम होता है या फिर फेलियम होता है वो दोनों एक साथ मिलके क्या बनाते हैं, कंडक्टिंग टिश्यू या फिर वास्कुलर बंडल्स बनाते हैं। अब है ट्रांसपीरेशन का प्रोसेस कैसे होता है। द प्रोसेस ऑफ इवापोरेशन ऑफ वाटर थ्रू द स्टोमेटा प्रेजेंट ऑन द सर्फेस ऑफ लीव्स इज कॉल्ड ट्रांसपीरेशन। तो जो प्रोसेस होता है मतलब वाटर को लूज करने का, वाटर निकालने का, इवापोरेट करने का स्टोमेटा से, उसी को कहा जाता है ट्रांसपीरेशन। द कंटिन्यूअस इवापोरेशन ऑफ वाटर फ्रॉम द लीव्स प्रोड्यूस एन अपवर्ड पूल कॉल्ड अ सक्शन फोर्स। तो सक्शन, हाँ वही, तो जो सक्शन फोर्स होता है वो क्या होता है, तो जो इवापोरेशन का जो कंटिन्यूअस इवापोरेशन हो रहा है पानी का लीव्स पे, तो वो अपवर्ड मतलब ऊपर की तरफ पुल करने के लिए, धकेलने के लिए ये ऐसा फोर्स लगता है। दिस फोर्स पुल्स द वाटर फ्रॉम रूट्स अपवर्ड थ्रू स्टेम ब्रांचेस एंड फाइनली टू द लीव्स। तो ये जो फोर्स होता है वो रूट्स से पानी को ऑब्जर्व मतलब पानी को रूट्स से पुल करता है ऊपर की तरफ स्टेम और ब्रांचेस में, और फिर फाइनली लीव्स में। थ्रू ट्रांसपीरेशन में केजेस लूज ऑफ वाटर फ्रॉम द प्लांट्स। तो ये जो ट्रांसपीरेशन का प्रोसेस होता है उसमें पानी को निकाला जाता है प्लांट से, मतलब हम लोग नहीं, प्लांट खुद करते हैं ऐसा। स्टिल इट इज़ अ नेसेसरी प्रोसेस फॉर प्लांट्स ड्यू टू द फॉलोइंग रीजन्स। तो कुछ रीजन्स हैं जिनके कारण ये बहुत ही ज़्यादा नेसेसरी होता है प्लांट्स के लिए। सक्शन पुल केस ड्यू टू इवापोरेशन ऑफ वाटर हेल्प्स टू ड्रॉ वाटर टू अ ग्रेट हाइट इन टॉल ट्रीज। तो ये जो पुल होता है सक्शन पुल, वो ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि जो इवापोरेशन है वाटर का वो होता रहे अच्छे से, मतलब जो लंबे लंबे पेड़ होते हैं उनमें तो आसानी से नहीं जा पाएगा, इसीलिए ये फोर्स लगता है। इट प्रोड्यूसेस अ कूलिंग इफेक्ट ऑन प्लांट। तो प्लांट में कूलिंग इफेक्ट होता है, ऐसा होता है तो ये प्रोसेस होता है तो। एंड देयर फोर प्रिवेंट द प्लांट फ्रॉम द डैमेज केस्ड बाई हीट ऑफ सनलाइट। तो हीट, जो सनलाइट का हीट होता है उससे जो डैमेज होता है मतलब प्लांट्स में, उससे वो प्रिवेंट हो जाता है इस प्रोसेस से। It also helps in transport of water and minerals to the leaves for performing photosynthesis in them। तो इससे ये भी हेल्प होता है कि जो वाटर और मिनरल्स हैं लीव्स में पहुंच जाते हैं फोटोसिंथेसिस के लिए। द रेट ऑफ ट्रांसपीरेशन इंक्रीजेज इन हॉट सनी डे और इन मूविंग एयर। तो जो हवा मूव करते रहता है ऐसा मौसम में, या फिर हॉट सनी डे, गर्म दिन अगर रहे, मतलब गर्मी का मौसम कह सकते हैं एक तरह से। दिस हैपन्स बिकॉज, ऐसा इसीलिए होता है ट्रांसपीरेशन का प्रोसेस इसमें इसीलिए बढ़ जाता है क्योंकि द हीट फ्रॉम सन, जो हीट आता है सन से, और मूविंग एयर कैजेज इवापोरेशन। तो जो सन का हीट आता है वो और जो एयर मूव कर रहा है वो दोनों केस करते हैं इवापोरेशन को, वाटर का इवापोरेशन होता है उन्हीं के कारण। तो इसीलिए ये बढ़ जाता है स्टोमेटा में ये इवापोरेशन का प्रोसेस। इंक्रीजेज इन द रेट ऑफ ट्रांसपीरेशन केस एन इंक्रीज रेट ऑफ ऑब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर थ्रू द रूट्स। तो जब ट्रांसपीरेशन का प्रोसेस बढ़ेगा तो नॉर्मल सी बात है कि ऑब्जॉर्प्शन भी बढ़ेगा रूट्स में पानी का। देयरफॉर व्हेन अ पॉटेड प्लांट इज केप्ट अंडर द मूविंग फैन, इसीलिए जब पंखे के नीचे अगर किसी गमले को रखा जाए जिसमें प्लांट हो, तो द ऑब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर थ्रू द रूट्स विल बी इंक्रीज। तो जो रूट्स में जो ऑब्जॉर्प्शन का प्रोसेस हो रहा है वो भी बढ़ जाता है अलॉन्ग विथ द इंक्रीज रेट ऑफ इवापोरेशन। तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इवापोरेशन का भी प्रोसेस बढ़ जाता है। तो इसी के साथ हमारा आज का चैप्टर ख़त्म होता है। थैंक यू फॉर स्टे ट्यून्ड। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। कोई गलती हो तो सॉरी, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। और मेरी गलती को आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, जिससे कि मैं अगले वीडियो में वही गलती को ना दोहराऊँ। तो मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।